साल 2025 की शुरुआत में दुबई के एक प्रॉपर्टी फोरम पर एक तस्वीर बहुत खामोशी से वायरल हुई थी। आज आप और मैं मिलकर इसी तस्वीर के पीछे छिपे गहरे सच को खंगालने वाले हैं। ये तस्वीर पाम जुमेरा के एक आलीशान विला के निचले हिस्से को दिखाती है। वो चमकदार बाहरी हिस्सा नहीं जो फारस की खाड़ी की ओर खुलता है, ना ही वो इंस्टाग्राम रेडी इन्फिनिटी पूल। ये कंक्रीट का वो कड़वा सच है जिसे कभी किसी खरीदार को नहीं दिखाया गया। वहां दरारें साफ दिख रही हैं, लोहे के सरिये बाहर आ चुके हैं और जोड़ पूरी तरह पानी से सड़ चुके हैं। ये वैसी जर्जर हालत है जो अमूमन 30 साल पुरानी किसी लावारिस इमारत में दिखती है। याद रखिए, पाम जुमेरा 2006 से 2010 के बीच बना था। इनमें से कुछ विला तो अभी 20 साल पुराने भी नहीं हैं। फिर भी ये तस्वीर कभी बड़ी खबर नहीं बन सकी। इंटरनेट के कमेंट थ्रेड्स में इस तस्वीर को बड़ी ही चालाकी से खारिज कर दिया गया। लोगों ने इसे एक अलग थलग घटना बताया, दुर्भावना से प्रेरित कहा या फिर नाराज निवासियों और प्रतिस्पर्धियों की करतूत करार दिया। लेकिन पत्रकारिता के अपने अनुभव से मैं जानता हूं कि इसे खारिज करने वाले सबसे मुखर लोग वही थे जिनका इस द्वीप पर सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ था। असल सवाल ये नहीं है कि किसी एक विला के कंक्रीट में खराबी है या नहीं। असली सवाल तो इस पूरी संरचना और सिस्टम की बुनियाद पर है। क्या होगा जब दुनिया का सबसे मशहूर रियल एस्टेट लैंडमार्क भविष्य का प्रतीक रहने के बजाय एक ऐसा बोझ बन जाएगा जिसका पता केवल कागजों पर शानदार होगा? हमारा ये वीडियो इसी कड़वे सच से पर्दा उठाएगा। अगर आप प्रेस विज्ञप्तियों के झूठ से परे जाकर कंक्रीट और डेटा की हकीकत देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की खोजी कहानियों को पूरी गहराई और प्रामाणिकता के साथ सामने लाने में बहुत समय और मेहनत लगती है। जब पाम जुमेरा की कल्पना की गई थी तो वो सचमुच बेमिसाल थी। ऐसा इसलिए नहीं था कि वो बेहद आलीशान थी, क्योंकि साल 2001 तक दुबई में विलासिता हर कोने में मौजूद थी। वो इसलिए असाधारण थी क्योंकि वो असंभव लगती थी। खुले समुद्र से इतनी बड़ी मात्रा में जमीन को रिहायशी इलाके में बदल देना पहले कभी नहीं आजमाया गया था। फारस की खाड़ी के इस उथले, बेहद गर्म और अत्यधिक खारे पानी में, जहां की जैविक गतिविधियां आज भी इंजीनियरों की समझ से बाहर हैं, एक कृत्रिम द्वीप समूह पर पूरा का पूरा कामकाजी शहर बसाने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी। सरकारी नियंत्रण वाली डेवलपर कंपनी नखील ने इस नामुमकिन चुनौती को स्वीकार किया और कर दिखाया। जब वहां पहले निवासियों ने कदम रखा तो पूरी दुनिया हैरान और ईर्ष्या से भरी नजरों से देख रही थी। मॉस्को से लेकर मैनचेस्टर और मुंबई तक के अमीर इस जादुई द्वीप पर जमीन खरीदने के लिए उतावले हो उठे। साल 2007 और 2008 के पागलपन के दौर में इस पाम पर 100 व्यक्तिगत भूखंडों की खरीद फरोख्त ऐसी आसमान छूती कीमतों पर हो रही थी जिसका कोई तार्किक आधार नहीं था। लोगों को बस इस कहानी पर भरोसा था कि यह चमक हमेशा कायम रहेगी। पाम सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, बल्कि ये इस बात का सबूत था कि बड़ी से बड़ी दुस्साहसी कल्पना से भी असीमित मुनाफा कमाया जा सकता है। कुछ समय के लिए आंकड़ों ने भी इसे साबित किया और साल 2022 में यहां ऐतिहासिक सौदे दर्ज किए गए। एक पेंटहाउस तो 302 मिलियन दिरहम यानी लगभग 82 मिलियन डॉलर में बिका, जिसने पूरी दुनिया के अमीर तबके और मीडिया को हिला कर रख दिया। साल 2023 की नाइट फ्रैंक वेल्थ रिपोर्ट ने पाम को दुनिया के शीर्ष 5 सबसे आलीशान रिहायशी इलाकों में शामिल किया। दुनिया भर के रईसों के लिए अपनी अकूत दौलत को सुरक्षित रखने का यह सबसे पसंदीदा ठिकाना बन चुका था। यह कहानी बेहद मजबूत दिख रही थी और इसकी रफ्तार लगातार बढ़ रही थी। लेकिन एक खोजी पत्रकार के तौर पर मैं जानता हूं कि जो कहानियां बहुत तेजी से आगे बढ़ती दिखती हैं, वे अक्सर किसी बड़े खतरे की ओर इशारा कर रही होती हैं। कभी कभी ये तेज रफ्तार उस आने वाले तूफान का आखिरी संकेत होती है जिसके बाद सब कुछ अचानक थम जाने वाला होता है। यहीं से असली आंकड़े इस खूबसूरत कहानी को उलझाना शुरू करते हैं। और एक पत्रकार के रूप में मेरे लिए यहां सटीक होना बेहद जरूरी है, क्योंकि सटीकता ही राय को निष्पक्ष विश्लेषण से अलग करती है। दुबई लैंड डिपार्टमेंट के आधिकारिक आंकड़ों और प्रॉपर्टी मॉनिटर की स्वतंत्र रिपोर्ट के अनुसार पाम जुमेरा के फ्रॉन्ट्स यानी इसके रिहायशी शाखाओं पर संपत्तियों की औसत कीमतें साल 2023 के मध्य में अपने चरम पर थीं।
लेकिन उसके बाद से उनमें लगातार गिरावट देखी जा रही है। ये कोई अचानक आया क्रैश नहीं है और ना ही ये दुबई के पुराने इतिहास जैसी कोई बड़ी मंदी है। वैल्यू स्ट्रैट के विश्लेषकों का मानना है कि ये दरअसल एक विभाजन या डाइवर्जेंस है, जो बाजार में आ रहे एक बड़े बदलाव और ठहराव की तरफ साफ इशारा कर रहा है। साल 2012 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि पाम जुमेरा दुबई अन्य आलीशान इलाकों की तुलना में कमजोर प्रदर्शन कर रहा है। प्रति वर्ग फुट कीमत के मामले में दुबई हिल्स एस्टेट, जुमेरा बे आइलैंड और डाउनटाउन के कई बड़े टावरों ने साल 2024 में पाम के विला की तुलना में कहीं बेहतर सालाना बढ़ोतरी दर्ज की है। लेकिन कीमत से भी ज्यादा चौंकाने वाले आंकड़े यहां के निवासियों और इस्तेमाल से जुड़े हैं। साल 2024 की चौथी तिमाही में ड्यूबीजल प्रॉपर्टी द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में सामने आया कि पाम के लगभग 22% विला पूरी तरह से खाली पड़े हैं। यानी वे न तो किसी के मुख्य घर हैं, न ही उन्हें किराए पर दिया गया है और न ही उनका कोई नियमित रखरखाव किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट के सबसे प्रतिष्ठित पते के रूप में बेचे गए इस द्वीप पर 25% खाली जगह होना कोई गर्व की बात नहीं है। ये संगमरमर की परतों के पीछे छिपा हुआ ओवर सप्लाई यानी जरूरत से ज्यादा संपत्तियों के बोझ का संकट है। यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा इस सच में एक और गंभीर परत जोड़ता है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक पाम जुमेरा के प्रवेश मार्ग, खासकर पाम वेस्ट बीच और मुख्य सड़क का चौराहा, दुबई के सबसे व्यस्त और जाम वाले इलाकों में से एक बन चुके हैं। ये तब है जब इस द्वीप का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी खाली पड़ा है। इसका सीधा और डरावना मतलब ये है कि जब यहाँ सारे लोग रहने आ जाएंगे तो यहाँ का पूरा सड़क नेटवर्क पूरी तरह से ठप हो जाएगा और इस भारी दबाव को बिल्कुल नहीं झेल पाएगा। पाम जुमेरा को जिस आबादी को संभालने के लिए डिजाइन किया गया था, इसे उससे कहीं आगे जाकर विकसित कर दिया गया है। अब आइए हम इसके भौतिक ढांचे के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये वो कड़वा सच है जिसकी कीमत रियल एस्टेट बाजार ने अभी तक तय नहीं की है। लंबे समय के निवेश का इरादा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। पाम जुमेरा का निर्माण वाइब्रो कंपैक्शन नामक तकनीक से किया गया था, जिसमें समुद्र की तलहटी से निकाली गई रेत को छिड़ककर मशीनों के जरिए दबाया जाता है ताकि कंक्रीट का वजन संभालने लायक मजबूती मिल सके। साल 2001 में यह तकनीक नई नहीं थी, लेकिन जिस विशाल पैमाने और जिस संक्षारक समुद्री वातावरण में इसका इस्तेमाल किया गया, वो प्रयोग पूरी तरह नया और अनजाना था। फारस की खाड़ी का पानी अत्यधिक संक्षारक यानी लोहे और कंक्रीट को गला देने वाला है। यहाँ का खारापन, पानी का तापमान और जैविक गतिविधियां मिलकर लोहे और कंक्रीट को खुले समुद्र की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से नष्ट करती हैं। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ इंजीनियर्स ने साल 2019 में एक विस्तृत रिपोर्ट जारी कर चेतावनी दी थी कि इस क्षेत्र में कंक्रीट के ढांचों को निर्माण के महज 10 से 15 साल के भीतर ही लगातार बड़े और महंगे रखरखाव की जरूरत पड़ने लगती है। आज पाम के कई आलीशान विला ठीक उसी नाजुक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि किसी कृत्रिम द्वीप पर मरम्मत करना आम जमीनी रिहायशी इलाकों जैसा आसान नहीं होता। इसके कोने कोने चारों तरफ से खारे पानी से घिरे हुए हैं। विला के जमीनी ढांचे तक पहुंचने के लिए विशेष समुद्री जहाजों और उपकरणों की आवश्यकता होती है। साल 2023 में खाड़ी के प्रतिष्ठित बिजनेस जर्नल से बात करते हुए अनुभवी इंजीनियरों ने खुलासा किया था कि पानी की तरफ मुंह किए इन विला के बुनियादी ढांचे की मरम्मत का खर्च सामान्य रिहायशी इलाकों की तुलना में 3 से 6 गुना अधिक आता है। ये भारी भरकम खर्च सीधे उन व्यक्तिगत विला मालिकों की जेब पर पड़ रहा है, न कि डेवलपर कंपनी, नखील या दुबई सरकार पर। प्रतिष्ठा और वाहवाही तो पूरी दुनिया के सामने सामूहिक रूप से लूटी गई थी, लेकिन मरम्मत का ये भारी बिल अब अकेले मालिकों को चुकाना पड़ रहा है। यही वो कड़वा सच है जो पाम के पूरे ऊंचे दावों की हवा निकाल देता है। इसे एक सीमित समय के लिए ही डिजाइन किया गया था। पाम को बनाते समय यह मान लिया गया था कि इसके अमीर मालिक हमेशा यहां मौजूद रहेंगे और इसकी लगातार देखरेख में खुलकर पैसा लगाएंगे। लेकिन इसके विपरीत खरीदारों के एक बड़े हिस्से ने इसे सिर्फ अपनी काली कमाई और संपत्ति को छुपाने या निवेश का जरिया माना, रहने की जगह नहीं। वे यहां कभी आते ही नहीं हैं, रखरखाव तो दूर की बात है, और समुद्र का खारा पानी किसी का इंतजार नहीं करता। इसका जो असर पड़ रहा है वो दुबई को करीब से देखने वाले किसी भी खोजी पत्रकार को साफ नजर आ जाएगा। जिन अति अमीर लोगों ने इस द्वीप के बाहरी घेरे पर 80 से 100 मिलियन डॉलर या उससे भी ज्यादा खर्च करके बेहद खास हवेलियां खरीदी हैं,
उनके लिए ये अभी कोई बड़ी समस्या नहीं है। उनके पास पूरा स्टाफ है और वे लगातार मरम्मत करवा रहे हैं। जब आप अपनी संपत्ति की देखरेख के लिए एक फुल टाइम मैनेजर रख सकते हैं, तो इस कृत्रिम द्वीप का धीरे धीरे सड़ना आपके लिए सिर्फ एक मामूली परेशानी है, कोई बड़ा वित्तीय झटका नहीं। इनमें से कुछ अमीर मालिकों ने तो खुले तौर पर यह भी कहा है कि वे इसे आसपास की संपत्तियों को कम दामों पर हथियाने के मौके के रूप में देख रहे हैं। लेकिन असली संकट उस मध्यम वर्ग के खरीदार के लिए है, जिसने 2 से 5 मिलियन डॉलर लगाकर अपने बुढ़ापे के आशियाने, किराए से कमाई करने या छुट्टियों में रहने के लिए यहां विला खरीदा था। ये वे मध्यम स्तर के खरीदार हैं जो बिना किसी बड़े आर्थिक नुकसान के अचानक आए $4 लाख यानी लगभग 3 करोड़ 35 लाख रुपए की मरम्मत का भारी बिल कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये अक्सर ऐसे विदेशी मालिक होते हैं जिनके प्रॉपर्टी मैनेजर उन्हें ज्यादा से ज्यादा किराया कमाने के लालच में रखरखाव पर कम खर्च करने की सलाह देते हैं। अब वे एक ऐसे मुश्किल बाजार में फंस चुके हैं जहां द्वीप के बाहर नए और बेहद आधुनिक रिहायशी इलाके बन रहे हैं। वे इलाके कहीं बेहतर सड़कें, आधुनिक सुविधाएं और बिना किसी संरचनात्मक कमजोरी के समान या कम कीमतों पर मिल रहे हैं। अब उनकी इस करोड़ों की संपत्ति की कीमत सामान्य रूप से नहीं बढ़ रही है, बल्कि इसके साथ एक ऐसा छुपा हुआ खतरा जुड़ा हुआ है जिसके बारे में उन्हें खरीदारी के वक्त कभी नहीं बताया गया था, क्योंकि तब यह खतरा पैदा ही नहीं हुआ था। और इसके बाद आता है वो तीसरा तबका, जिस पर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन मानवीय नजरिए से वही इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। पाम जुमेरा की चमचमाती तस्वीरें तो हम सब देखते हैं, लेकिन आज आप और मैं इसके पीछे छिपे उस सच को टटोलेंगे जिसे दबा दिया जाता है। इस आलीशान टापू को संभालने के लिए मेंटेनेंस स्टाफ, सुरक्षा कर्मियों और घरेलू कामगारों की एक बड़ी फौज दिन रात काम करती है। इनमें से अधिकांश लोग डेरा और बर दुबई के तंग इलाकों में रहकर अपनी गाढ़ी कमाई पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और फिलीपींस भेजते हैं। मेरी पड़ताल में एक ऐसे प्रॉपर्टी मैनेजर की कहानी सामने आई जो 45 मिनट का सफर तय करके उस विला की देखरेख करता है जिसका मालिक गायब है। साल 2021 से उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ी, जबकि सीबीआरई की साल 2024 की रिपोर्ट के अनुसार उसका ट्रांसपोर्ट खर्च 18% और रहने का खर्च 30% बढ़ चुका है। ये लाचार इंसान नाइट फ्रैंक वेल्थ रिपोर्ट या लंदन और जिनेवा के महंगे सेमिनारों में कहीं दिखाई नहीं देता। लेकिन सच तो यह है कि इसी मामूली इंसान से उम्मीद की जाती है कि वो इस आलीशान टापू पर काम का वो स्तर बनाए रखे जिसके लिए उसे खुद भारी महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। और उसके मालिक ने इस आर्थिक संकट की भरपाई के लिए एक कौड़ी भी नहीं बढ़ाई है। जब इस कृत्रिम द्वीप की चमक फीकी पड़ने लगती है तो सबसे पहले इसी गरीब की रोजी रोटी पर गाज गिरती है। ये कोई अचानक होने वाली बड़ी छटनी नहीं होती, बल्कि बहुत ही खामोशी से उसके काम के घंटे कम कर दिए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होते और एजेंसियों को हटाकर सस्ते विकल्प रख लिए जाते हैं। पाम को हमेशा खूबसूरत और चकाचक रखने वाली ये अनदेखी मेहनत ही सबसे पहले इस मंदी का शिकार बनती है। पाम जुमेराह की इस पूरी कहानी में एक ऐसी गहरी विडंबना छिपी है जो किसी भी इंजीनियरिंग या रियल एस्टेट के चक्र से कहीं ऊपर है। विडंबना यह है कि इस द्वीप को हमेशा टिके रहने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसके भीतर का हर ढांचा इसे अस्थायी बनाए रखने पर तुला हुआ है। कानूनी हकीकत यह है कि संयुक्त अरब अमीरात में संपत्ति खरीदने से आपको वहां की स्थायी नागरिकता या परमानेंट रेजिडेंसी कभी नहीं मिल सकती। अगर आप पाम जुमरा पर $10 मिलियन का आलीशान विला भी खरीद लेते हैं तो भी आपको वहां का नागरिक होने का हक नहीं मिलता। आप इस बात पर कभी वोट नहीं दे सकते कि इस द्वीप का प्रशासन कैसे चलाया जाए, मेंटेनेंस के नियमों को कैसे लागू किया जाए, या फिर यहां के बुनियादी ढांचे के लिए फंड कहां से आए। करोड़ों खर्च करने के बाद आपको सिर्फ 10 साल का एक रिन्यूएबल वीजा मिलता है, जो केवल तब तक वैध है जब तक आपका निवेश सुरक्षित है। इसके साथ ही आपको एक ऐसे कमजोर कम्युनिटी मैनेजमेंट ढांचे के भरोसे छोड़ दिया जाता है जो दर्जनों अलग अलग देशों के मालिकों के बीच मेंटेनेंस के नियमों को लागू करने में नाकाम रहा है। ये सारे मालिक अपने अपने देशों के कानूनों और अधिकारों के हिसाब से सोचते हैं, जिससे इस आलीशान व्यवस्था में लगातार बिखराव बढ़ता जा रहा है। देखा जाए तो ये संकट सिर्फ पाम जुमरा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे दुबई के रेजिडेंशियल मॉडल की एक बुनियादी कमजोरी है। लेकिन पाम इस विरोधाभास को इतनी साफगोई से सामने लाता है जो किसी और प्रोजेक्ट में नहीं दिखता। इस मानव निर्मित द्वीप को एक मूल्यवान संपत्ति बनाए रखने के लिए सभी मालिकों के सामूहिक मेंटेनेंस निवेश की जरूरत है, लेकिन वर्तमान ओनरशिप ढांचा हर मालिक को व्यक्तिगत रूप से कम खर्च करने के लिए उकसाता है ताकि वे अपनी जेब बचा सकें।
इस वजह से द्वीप की वास्तविक जरूरतों और मालिकों द्वारा किए जा रहे खर्च के बीच की खाई लगातार खतरनाक दिशा में बढ़ती जा रही है। हैरानी की बात यह है कि ये खाई इंजीनियरिंग से जुड़ी बड़ी गड़बड़ियां सामने आने से कई साल पहले से ही लगातार चौड़ी हो रही थी, लेकिन किसी ने इस खामोश चेतावनी पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई। जब रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने साल 2024 में नाखिल प्रॉपर्टीज का मूल्यांकन किया, तो एक बहुत ही चौंकाने वाला सच सामने आया। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि कंपनी की कमाई अब नए प्रोजेक्ट्स बनाने के बजाय मौजूदा सोसाइटी से मेंटेनेंस और कम्युनिटी फीस वसूलने पर ज्यादा निर्भर हो चुकी है। ये बदलाव बहुत मामूली लग सकता है, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ा इशारा है। इसका मतलब ये है कि पाम जुमेराह पर नए निर्माण के जरिए मुनाफा कमाने का दौर अब खत्म हो चुका है और कंपनी अब सिर्फ पुरानी संपत्तियों से पैसे निचोड़ने के फेज में आ चुकी है। व्यापार की नज़र से ये मॉडल सही हो सकता है, लेकिन इसे किसी भी तरह से विकास या ग्रोथ का मॉडल नहीं कहा जा सकता। और दुबई जैसे शहर में, जहां पूरा रियल एस्टेट बाजार लगातार बढ़ने के दावों पर टिका है, वहां इस तरह का मॉडल एक बहुत बड़ी कमजोरी की स्वीकारोक्ति है। लेकिन मैं यहां एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, क्योंकि यह बेहद जरूरी है। पाम जुमेराह पानी में डूबने नहीं जा रहा है। पाम जुमेराह का जो इंजीनियरिंग ढांचा है वो अपनी जगह मजबूत है और इसकी जमीन कहीं बहकर नहीं जाने वाली। खतरा इस द्वीप के भौतिक वजूद को नहीं है, बल्कि असली खतरा उस ब्रांड वैल्यू और प्रीमियम को है जो पिछले 15 सालों से यहां की हर एक संपत्ति की आसमान छूती कीमतों को जायज ठहराता आया है। ये वही प्रीमियम है जिसे हमेशा बिकने वाली विलासिता, कभी ना खत्म होने वाली कद्र और बेजोड़ प्रतिष्ठा के झूठे वादों के दम पर बेचा गया था। आज यही प्रीमियम धीरे धीरे अंदर से खोखला हो रहा है। ये गिरावट इतनी खामोश और असमान है कि जब तक आपको ये ना पता हो कि देखना कहाँ है और क्या ढूंढना है, तब तक आप इसे अपनी आंखों से या कैमरे के लेंस से नहीं पकड़ पाएंगे। हालांकि इतिहास गवाह है कि दुबई ने पहले भी कई बड़े झटके झेले हैं और हर बार वो पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस खड़ा हुआ है। साल 2009 की महामंदी को याद कीजिए, जब दुबई में प्रॉपर्टी की कीमतें 60% से भी ज्यादा गिर गई थीं और कई बड़े प्रोजेक्ट्स बीच में ही अधर में लटक गए थे। उस भयानक झटके के बाद शहर ने अपने आवासीय क्षेत्र को फिर से संवारा और उसे ज्यादा विविधतापूर्ण, पेशेवर और लचीला बनाया। वो सुधार पूरी तरह से वास्तविक था और पाम जुमेराह को भी उसका पूरा फायदा मिला था। आज भी इस कहानी का एक सकारात्मक पहलू हो सकता है, जहां सभी मालिक मिलकर इन ढांचागत समस्याओं को सुलझाएं। एक अनिवार्य मेंटेनेंस फंड बने, सरकार की तरफ से मदद मिले और ये द्वीप एक नए और टिकाऊ ओनरशिप मॉडल के साथ खुद को दोबारा स्थापित करे। ये मुमकिन तो है, लेकिन फिलहाल सरकारी नीतियों या बाजार के रुख में इसके कोई भी लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके उलट आज जो चीज साफ दिख रही है वो है हकीकत के आंकड़ों और हवाई दावों के बीच लगातार बढ़ती हुई एक बहुत बड़ी खाई। एक तरफ चमचमाता विज्ञापन है जो कहता है कि पाम जुमेराह दुनिया के रियल एस्टेट का सबसे ऊंचा शिखर है। दूसरी तरफ हमारी जांच के कड़वे आंकड़े हैं जो बताते हैं कि एक खारे पानी के बीच बसा 20 साल पुराना एक कृत्रिम द्वीप है, जहां मेंटेनेंस के काम को टाला जा रहा है और बाजार भी अब इस पर सवाल उठाने लगा है। अब आप और मैं मिलकर इस कड़वे सच का सामना कर रहे हैं। अगर आप इस बाजार में अपना पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो खुद से पूछिए कि आप इन दोनों में से क्या खरीद रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज नहीं है और इनके बीच का अंतर कभी खत्म नहीं होने वाला। अगर आप पाम पर किसी संपत्ति के मालिक हैं या खरीदने की सोच रहे हैं, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप इस जमीनी हकीकत को किस तरह देखते हैं। ये केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, इसमें आपका असली पैसा और वास्तविक जीवन जुड़ा हुआ है। अगर आपको ये खोजी विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसे ही छिपे हुए सच आपके सामने लाते रहें।